मैंने 3 लीटर पानी अपने मुंह में डाला सिर्फ इसलिए कि मेरे स्टमक की आखिरी थोड़ी सी भी जगह भर जाए। सिर्फ उस लंबी और बिल्कुल क्लियर ड्रीम की वजह से मेरा भाई जो भी कैलोरीज खाता था वो सब मेरे पास ट्रांसफर हो जाती थी। वो कैमरे के सामने मुस्कुरा कर बहुत ज्यादा खाता था और बिग एपिटाइट का किंग बन गया। लेकिन मैं इतना मोटा हो गया था कि मैं चल भी नहीं सकता था। मैं रोया और अपनी फियांसी से भीख मांगी कि वो मेरी बात पर यकीन करे, लेकिन उसने मेरा हाथ छूना भी पसंद नहीं किया। क्या तुम इस बात से जेलस हो कि तुम्हारा भाई पैदाइशी मोटा है? अपनी लेजीनेस को जस्टिफाई करने के लिए इतना रिडिक्यूलस एक्सक्यूज मत यूज करो। बाद में मेरे भाई ने लगातार 100 जायंट हैम बर्गर्स खाने का चैलेंज लिया और बहुत ट्रैफिक हासिल कर ली और मैं इतना ज्यादा खिला दिया गया कि हॉस्पिटल जाते हुए एम्बुलेंस में ही मेरी मौत हो गई। उस दिन मुझे एक बहुत ही रियल नाइटमेयर आया। मेरे ड्रीम की हर चीज मेरे सामने थी। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैंने खुद को लिविंग रूम में बैठा हुआ पाया। डैड, मॉम, मैं कामयाब हो गया। कीगोंग मीडिया मुझे फूडी के तौर पर प्रमोट करना चाहती है। तुम वाकई मेरे बेटे हो। मेरे पेरेंट्स हंस रहे थे। मेरी फियांसी सू वांकिंग भी मेरे पास खड़ी। वो आगे बढ़ी और प्यार से लूफी के सर को रब किया। छोटे लूफी, मुझे पता था कि तुम ये कर सकते हो। ये सब मेरे भाई की वजह से है। अगर मेरा भाई बचपन से मेरे साथ इतना ज्यादा खाना न खाता तो मेरी एपिटाइट इतनी अच्छी नहीं होती। उस वक्त सबकी नजरें मुझ पर थीं। डैड की तारीफ एक स्टूपिड बात बन गई। तुम्हें अपने भाई से सीखना चाहिए। देखो तुम कितने मोटे हो। हाँ, तुम दोनों भाई एक ही साइज के हो। फिर तुम इतने मुख्तलिफ क्यों हो? बस अगर तुम में थोड़ी सी विल पावर हो तो वो तुम्हें वैन किंग को एम्बैरेस नहीं करना पड़ेगा। सू वैन किंग ने मुझे नफरत भरी नजर से देखा। मैंने अपनी मुट्ठी अपनी आंखों के नीचे रख ली। मेरा वेट 300 पाउंड्स था। मेरा दम घुट रहा था। एम्बुलेंस मेरे सामने थी। वो दर्द भरी यादें मेरी रूह में गहराई से इनग्रेव हो चुकी थी। अपने ड्रीम में मैं इस वक्त उन्हें इस अजीब सच की एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा था। मैंने उन्हें बताया कि लूफी जो भी हाई कैलोरी फूड का हरने वाला खाता था, आखिर में वो मेरी बॉडी की चर्बी बन जाता था। उनमें से किसी ने भी यकीन नहीं किया कि मैं दोबारा वो स्टूपिड काम नहीं करूंगा। मैंने आहिस्ता से अपना सर उठाया। मुबारक हो भाई। लूफी के चेहरे की स्माइल थोड़ी सी सख्त हो गई। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं पहले की तरह नहीं था। मैं अपने पेरेंट्स की तनकीद पर दुख में रो नहीं रहा था। सू वैन किंग भी थोड़ी सी हैरान थी। लूशियन, अगर तुम ये समझ जाओ तो सबसे बेहतर है। जियाफी का कैरियर अभी बस शुरू हुआ है। उसके भाई के तौर पर तुम्हें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी चाहिए। वो चलकर आया और हाई स्पिरिटेड लुक के साथ मेरी तरफ देखा। डैड ने उसकी तरफ क्यूरियस लुक से देखा। ज़ोफी के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की खुशी में आज रात जेड पैविलियन में एक बड़ी मील करते हैं। शुक्रिया डैड। मैं बुढ़ास जंपिंग वाला डैंगपू पोरेज, बरेस्ड पोर्क, स्वीट एंड सोर रिब्स, फ्राइड प्रॉन्स, क्रीम चीज, टिंगरिन प्रॉन्स, पीनट्स, फ्राइड चिकन लेग्स, रोस्टेड डक, क्रिस्पी पोर्क लैड पैनकेक, चॉकलेट कस्टर्ड केक खाना चाहता हूँ। उसने एक के बाद एक ग्रीसी डिशेस के नाम जोर से बोले। हर बार जब मैंने एक डिश सुनी मेरा दिल कस गया। उस ड्रीम में सेलिब्रेशन डिनर ने मेरा वेट 5 दिन बढ़ा दिया गया था। उस दिन के बाद लूफी का लाइव स्ट्रीमिंग कैरियर स्मूथली चलता रहा और मेरी हेल्थ पूरी तरह एबियस में घसीट दी गई। मैंने उसके एक्साइटेड चेहरे की तरफ देखा और मेरा दिल ठंडा हो गया। लूफी, इस बार तुम्हें ये टेस्ट चखना चाहिए। लूफी फिश लाइट के साथ खाता और नाचता रहा। जब उसने देखा कि मैं कुछ नहीं खा रहा तो वो अपने पेरेंट्स और सू वैंकिंग की तरफ मुड़ा और फिक्रमंद बनने का ड्रामा करते हुए बोला, भाई तुम क्यों नहीं खा रहे? क्या तुम अभी भी दिन में पेरेंट्स की बात पर नाराज हो? अपने पेरेंट्स को ब्लेम मत करो। उन्होंने ये सब तुम्हारी अपनी भलाई के लिए किया है। तुम्हें वाकई अपने फिगर मैनेज करने की जरूरत है। लूचियन, अब तुम्हें फिर क्या हुआ है? पूरी फैमिली खुशी से खा रही है। तुम्हें हर किसी को अपना चेहरा क्यों दिखाना है? बिल्कुल ठीक। ज़ोफी ने तुम्हें इतनी समझदारी से एडवाइस दी। तुम्हें ये भी नहीं पता था कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। तुम नहीं खा रहे क्योंकि तुम भूख का मुकाबला करना चाहते हो। अपनी बॉडी को देखो, तुम भूख से मर नहीं सकते। लूचियन, क्या तुम थोड़े से ज्यादा मैच्योर नहीं हो सकते? ज़ोफी बहुत जल्द एक पब्लिक फिगर बनने वाला है। उसकी फैमिली के तौर पर क्या तुम इतने चाइल्डिश ना हो सकते? तुम्हारी एग्जॉशन बिल्कुल ड्रीम वाली जैसी है, लेकिन मैंने उसका कोई
जवाब नहीं दिया। मैं बस अपने सीने को पकड़कर दबा हुआ दर्द की आवाज निकालने लगा। मेरी बॉडी कांप रही थी और मेरा चेहरा एक पल में सफेद हो गया। सु वैंकिंग ने भी सब्री से पूछा। मैंने वही कहा और वही किया। ये हालात बिल्कुल ड्रीम में हार्ट अटैक से पहले वाले सिम्टम्स जैसी थी। लूफी के चेहरे पर पहली बार घबराहट आई। अभी तो सब ठीक था, तुम एक्टिंग कर रहे हो है ना? मेरे पेरेंट्स भी मेरी वजह से डर गए। मेरे पास बोलने की बिल्कुल स्ट्रेंथ ही नहीं थी। मेरी ब्रीथिंग और ज्यादा तेज होती जा रही थी। सु वैंकिंग ने मेरे पीले पड़ चुके चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में भी इम्पेशंस की जगह हल्की सी घबराहट आ गई। ये एक्टिंग करता हुआ नहीं लग रहा। छोड़ो मत खाओ, हॉस्पिटल चलो। हॉस्पिटल जाते हुए लूफी ने कुछ नहीं कहा। वो बस लगातार मेरी तरफ देखता रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो खाना खा रहा था, फिर अचानक मैं ऐसे क्यों दिख रहा था जैसे मैं उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी बॉडी के अंदर के ग्रीस और गर्मी को महसूस किया। जब हम रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, मेरी माँ का पेशेंस वाज़े तौर पर खत्म हो रहा था। मुझे लगता है ये बस कहानी बना रहा है। इसने जरूर रिसेंट में डाइट की होगी और इसकी ब्लड शुगर लो हो गई होगी। बाद में जब रिजल्ट आएगा, अगर सब ठीक हुआ तो देखना मैं इसकी कैसे क्लास लगाती हूँ। ये वाकई बहुत अनोइंग है। सु वैंकिंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों का लुक सब कुछ बता रहा था। सिर्फ लूफी की आंखें घबराई हुई थीं। वो डरा हुआ था। लूचिन की फैमिली कौन है? पेशेंट की कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं लग रही। मेरे साथ आइए। कॉरिडोर में खड़े तीनों लोग ये बात सुनकर हैरान रह गए। वो नर्स के साथ डॉक्टर के ऑफिस चले गए। थोड़ी देर बाद ऑफिस से मेरी माँ की बेयकीनी भरी आवाज आई। क्या? हाई फैट लीवर, हाई प्रोटीन, हाई ब्लड शुगर? डॉक्टर, क्या आप मजाक कर रहे हैं? मेरा बेटा सिर्फ 22 साल का है, उसको हार्ट फेलियर है। ये कैसे मुमकिन है? मेरे पेरेंट्स और सु वैंकिंग हैरानगी की हालत में बाहर आए। उन्होंने मेरी तरफ पेचीदा और उलझी हुई नजरों से देखा। लूफी ने भी आखिरी राउंड जीत लिया। उसने जल्दी से मुझसे पूछा, क्या हुआ? मेरी माँ के होंठ कांप रहे थे। वो बहुत देर तक एक लफ्ज भी ना बोल सकी। सु वैंकिंग आहिस्ता आहिस्ता चलकर मेरे पास आई। लुचेन, क्या हो रहा है? डॉक्टर ने कहा तुम्हारी बॉडी का डेटा एक 50 साल के आदमी जैसा हो गया है, जो सालों से खाता आ रहा हो। लेकिन तुमने आज रात कुछ भी नहीं खाया। मुझे भी नहीं पता। मैं रिसेंट अपने डाइट कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उबली हुई सब्जियाँ खाता हूँ और रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ। मुझे नहीं पता मेरी बॉडी ऐसी क्यों हो गई है। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। ये कहते हुए मैं जोर जोर से रोने लगा। मेरी बातों ने सु वैंकिंग को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। हाँ, उसने अपनी आंखों से देखा था। मैंने रात को कुछ भी नहीं खाया। एक नॉर्मल इंसान की बॉडी का डेटा इतना खराब कैसे आ सकता है? इस बात का बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता। उस वक्त लूफी ने अचानक बोलना शुरू किया। उसकी आवाज भारी हुई थी। भाई, क्या तुमने हम सबसे छुपकर कुछ खाया था? मुझे पता है तुम अनकंफर्टेबल महसूस करते हो। तुम मुझसे जेलस हो कि मैं बिना डरे खा सकता हूँ, लेकिन तुम अपनी ही बॉडी को खराब करके हमसे बदला नहीं ले सकते। जरूर ऐसा ही हुआ होगा। मैं पहले ही कहता था कि ये अपना मुंह कंट्रोल नहीं कर सकता। इसने जरूर हम सबसे छुपकर बहुत ज्यादा जंक फूड खाया होगा। लूचेन, तुमने वाकई हमें मायूस कर दिया। लूचेन, मैंने वाकई तुम्हें गलत समझा। अटेंशन लेने के लिए, अपने भाई को एम्बैरस करने के लिए तुमने इतना अपना ही बॉडी नुकसान पहुंचाने वाला झूठ बोला। ये बहुत वीकियस है। मैंने उन सबके चेहरों की तरफ देखा। मेरे दिल में कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। काले को सफेद और सफेद को काला बनाना उनकी सबसे बेहतरीन ट्रिक है। मैंने बस अपना सर उठाया और डिबेट में लूफी की तरफ देखा। वो अपनी माँ के पीछे छुपा हुआ था और विक्टोरियस एटीट्यूड के साथ मेरी तरफ देख रहा था। मैं खामोशी से उसकी तरफ मुस्कुराया। लूफी, तुम्हारा फेयरवेल शो अभी बाकी है। हॉस्पिटल से वापस आने के बाद घर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा हो गया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर में ही रहने का ऑर्डर दे दिया। उन्होंने मेरा सेल फोन और वॉलेट जब्त कर लिया। उन्होंने कहा कि वो छुपकर स्नैक्स खाने के मेरे हर मुमकिन चांस को पूरी तरह खत्म कर देंगे। सु वैंकिंग ने सीधा अनाउंस कर दिया कि वो दोबारा कभी मुझसे नहीं मिलेंगे। उन्हें लगा था कि वो मुझे इस तरह फंसा सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मुझे जिस वेपन की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो हमेशा मेरी गर्दन में था। वो एक छोटा सा सफेद जेड पेंडेंट था। जब लूफी और मैं पैदा हुए थे, मेरी ग्रैंड माँ ने किसी से ये हमारे लिए बनवाया था। उस ड्रीम में लूफी ने कहा था कि उसे मेरी जेड की शेप ज्यादा पसंद है। उसने मेरे साथ उसे एक्सचेंज कर लिया था। उस दिन के बाद से वो जितनी कैलोरीज खाता था वो मुझ में ट्रांसफर होने लगी, यहाँ तक कि मेरी मौत हो गई। जब मेरी मौत हुई, मुझे नहीं पता था कि ये जेड
पूरी घूस्ट स्टोरी का कोर था। जो मेरी आंख खुली, मैंने सबसे पहले अपना पेंडेंट चेक किया। वो अब भी मजबूती से मेरी गर्दन में लटका हुआ था और लूफी की गर्दन में उसका अपना पीस था। मेरा अंदाजा था कि ये जेड के दोनों पीसेस किसी रिसीवर और ट्रांसमीटर की तरह हैं। अब इसे मुझे ऑन करने और रिवर्स करने का तरीका ढूंढना होगा। हॉस्पिटल वाले इंसिडेंट ने मुझे कुछ अंदाजे दे दिए। मैंने इमरजेंसी रूम के दरवाजे पर जानबूझकर खुद को रोक कर खड़ा होना प्रिटेंड किया और जानबूझकर लूफी का बाजू पकड़ लिया और मेरी मुट्ठी में ये जेड का पीस मजबूती से पकड़ा हुआ था। शायद मेरे साथ फिजिकल कांटेक्ट और मेरी स्ट्रॉन्ग विल ही इसे स्टार्ट करने के लिए है। मुझे इसे वेरीफाई करने के लिए और ज्यादा चांसेस चाहिए। ये चांसेस बहुत जल्द आएंगे। मेरी वजह से हुई इंसिडेंट की वजह से लूफी का लाइव शो पोस्टपोन हो गया, लेकिन घूस मीडिया ने उस पर गिव अप नहीं किया। उन्होंने उसके लिए दोबारा एक और भी बड़ा लाइव शो प्लान किया। चैलेंज ये था कि 1 घंटे के अंदर सुपर स्पाइसी चिकन नूडल्स की 10 बकेट्स खानी थी। इस लाइव शो के लिए कंपनी ने उसके लिए हर तरह का खाना तैयार किया था। मुख्तलिफ हॉट सर्चेस ने नेटिजन्स की एपेटाइट और भी बढ़ा दिया थे। लाइव शो के दिन शो शुरू होने से पहले लूफी मेरे रूम में आया। उसके चेहरे पर कोई पर्दा नहीं था। वो मेरे पास आया और ऊपर से नीचे देखते हुए मेरी तरफ देखा। भाई, बाद में तुम्हें मेरा लाइव शो देखना है। कंपनी ने मेरे लिए सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन पोजीशन खरीदी है। आज रात के बाद मैं एक असली नेट सेलिब्रिटी बन जाऊंगा और तुम सिर्फ एक छोटे से रूम में बंद रह सकते हो। लूशियाई, क्या तुम जानते हो मुझे तुम्हें अपने से जेलस देखना बहुत पसंद है और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम जितना ज्यादा तकलीफ में होते हो, मैं उतना ही ज्यादा एक्साइटेड होता हूँ। तुम्हारी बॉडी की हर चर्बी का टुकड़ा मेरी कामयाबी का बैच है। मैंने अपना सर उठाया और खामोशी से उसके बुरे चेहरे की तरफ देखा। मैंने कुछ नहीं कहा। जब वो मुड़कर जाने वाला था, मैं बस उठकर खड़ा हो गया। रुको जरा, अब तुम फिर क्या कर रहे हो? मैं उसके पास चला गया और अपना हाथ बढ़ाया। मैंने प्रिटेंड किया कि मैं उसके बिखरे हुए कपड़े ठीक कर रहा हूँ। जब मेरी उंगलियों के सिरों ने उसके कपड़ों को छुआ, मेरी दूसरी मुट्ठी ने उसके सीने पर लटके जेड को मजबूती से पकड़ लिया। एक ठंडी सी चौहान मेरी उंगलियों के सिरों तक उतर गई। मैंने उस लम्हे अपने ड्रीम की सारी नफरत एक जगह जमा कर दी। ठीक है, मैं तुम्हारे स्मूथ लाइव शो के लिए विश करता हूँ। मैंने अपना हाथ वापस खींच लिया और मुस्कुराया। लूफी ने उलझन भरी नजर से मेरी तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नजर नहीं आया। वो मुड़कर बाहर चला गया। मैंने उसकी पीठ की तरफ देखा और आहिस्ता से सांस छोड़ी। इस बार रिवर्सल कामयाब होना चाहिए। फिर मैंने अपना कंप्यूटर निकाला और लूफी के लाइव रूम में क्लिक किया। एक ही वक्त में लाखों लोग कमेंट्स लिख रहे थे। कमेंट्स में उसके लिए सिर्फ एक्सपेक्टेशंस और तारीफ थी। लूफी ने मुस्कुराते हुए सबको ग्रीट किया। फिर उसने पहाड़ जैसे सुपर स्पाइसी चिकन नूडल्स की बकेट्स अपने सामने रख दी। आज मैं ये सब खा जाऊंगा, उसने हाई स्पिरिटेड अंदाज में अनाउंस किया। उसने पलक झपकते ही नूडल्स की एक बकेट खत्म कर दी। वो इतने मजे से खा रहा था कि जरा सा भी मुश्किल महसूस नहीं हो रही थी। कमेंट्स में हर कोई हैरान था। नूडल्स इतने स्पाइसी थे कि उसने एक बार भी आंख नहीं झपकी। ये तो कमाल है। क्या ये आयरन मैन है? सुवैन किंग हॉर्न ने उसे 10 से ज्यादा ईयर्स तक गिफ्ट भेजे। इससे उसके गले से खुशी की एक खूबसूरत चीख निकली। मैं खामोशी से स्क्रीन की तरफ देखता रहा। मैंने देखा कि लूफी एक के बाद एक हाई ऑयल, हाई सॉल्ट, हाई हीट फूड्स निगलता जा रहा था और मेरी बॉडी में वो ग्रीसी फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं आई। उसकी जगह एक बिल्कुल नया हल्कापन और कंफर्ट महसूस हुआ। मैं ये भी महसूस कर सकता था कि सालों से जमी हुई चर्बी हल्की सी गर्म हो रही थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। ये काम कर रहा है, ये वाकई काम कर रहा है। मैंने दोबारा स्क्रीन की तरफ देखा। लूफी नूडल्स की तीसरी बकेट खत्म कर चुका था। उसके माथे पर पसीना आना शुरू हो गया, लेकिन उसने एक्सप्लेनेशन दी कि ये स्पाइसी होने की वजह से है। लेकिन जो मैं साफ देख सकता था वो गर्म पसीना नहीं था, वो ग्रीसी ठंडा पसीना था। उसका चेहरा गैर फितरी तरीके से थोड़ा लाल होना शुरू हो गया। जब उसने 5वीं बकेट खाई तो उसकी स्पीड वाज़ेह तौर पर धीमी हो गई। वो लगातार पानी पीने लगा। उसके चेहरे की स्माइल भी थोड़ी सी सख्त हो गई। कमेंट्स में कुछ मुख्तलिफ आवाजें आना शुरू हो गईं। मुझे क्यों लग रहा है कि जाफी थोड़ा थक गया है। हाँ, उसका चेहरा थोड़ा सूजा हुआ लग
रहा है, शायद स्पाइसी होने की वजह से। ये कोई वहम नहीं है। मैंने देखा कि उसके कपड़े तंग होने लगे थे। जब उसने 7वीं बकेट खाई तो अचानक एक बड़ी तब्दीली हुई। उसने अचानक अपना मुंह ढक लिया। उसके पेट से समंदर जैसी जोर की आवाज सुनाई दी। ये आवाज पूरी लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में फैल गई। सबने उससे सुना। लूफी का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। वो उल्टी को रोकना चाहता था, लेकिन उसकी बॉडी का इंस्टिंक्टिव रिएक्शन उसकी विल पावर से कंट्रोल नहीं हो सका। वो कैमरे के सामने से भाग गया। फिर लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में जोर जोर से उल्टी की आवाजें सुनाई दी। लाइव ब्रॉडकास्ट बीच में ही रुक गया। 3 सेकंड्स की खामोशी के बाद पूरा लाइव ब्रॉडकास्ट रूम बिल्कुल फट पड़ा। मैंने गलत तो नहीं सुना ना? एंकर ने उल्टी कर दी। चैलेंजर 7 बकेट्स के बाद ही उल्टी कर गया। इसे भी डेविड वॉन्ग कहते हैं। पहले वाला हॉट सर्च खरीदा गया था। लोगों का भरोसा बहुत जल्दी टूट गया। गालियां और मजाक उड़ाने वाले कमेंट्स लहरों की तरह पूरी स्क्रीन पर छा गए। लूफी का पहला ऑफिशियल लाइव ब्रॉडकास्ट एक बहुत बुरी नाकामी के साथ खत्म हुआ। मैंने कंप्यूटर बंद कर दिया और गहरी सांस ली। मेरी बॉडी अल्कोहल की स्मेल से भरी हुई थी। लूफी का लाइव ब्रॉडकास्ट फेल होने के बाद उसके अकाउंट ने एक ही रात में 1 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स खो दिए। कमेंट सेक्शन उसके खिलाफ गालियों से भरा हुआ था। उस दिन मेरे डैड इतने गुस्से में थे कि वो लिविंग रूम में इधर से उधर चक्कर लगाते रहे। वो लगातार उसे रबिश कहते रहे। मेरी माँ लूफी के लिए फूट फूट कर रो रही थी। लूफी इतना रोया कि उसका सांस लेना मुश्किल हो गया। मॉम, मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है। मैं अभी भी खा सकता हूँ, लेकिन मेरा स्टमक अचानक बहुत खराब हो गया है। ये सब लू चेन की वजह से हुआ है। जरूर उसकी वजह से हुआ है। उसने अचानक गुस्से से अपना सर उठाया और मुझे घूरने लगा। लाइव ब्रॉडकास्ट से पहले उसने मुझे छुआ था। उसने जरूर मेरे साथ कुछ किया है। मेरी माँ दौड़कर मेरे पास आई और मुझे थप्पड़ मार दिया। बदमाश, मुझे पता था ये तुम ही हो। तुम अपने भाई को कामयाब होते हुए देख नहीं सकते। तुमने जरूर उसका फ्यूचर बर्बाद कर दिया है। मैंने बस उसे पुरसुकून नजर से देखा। मेरी माँ का हाथ हवा में ही रुक गया। मॉम, क्या आपके पास कोई एविडेंस है? हाँ, एविडेंस कहाँ है? मैंने बस एक बार उसका चेहरा छुआ था। ये किस तरह का एविडेंस है? क्या मैं सबको जाकर बता दूं कि मेरे पास सुपर पावर्स हैं और मैं अपनी विल से उसे उल्टी करवा सकता हूँ? इस बात पर कौन यकीन करेगा? मेरी माँ ये सुनकर चुप हो गई और कुछ न बोल सकी। मेरे डैड भी बहुत गुस्से में थे। तुम्हें और किसी एविडेंस की जरूरत है? घर में इतनी सारी बातें हो रही हैं, इनमें से कौन सी बात का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है? पहले फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर लाइव ब्रॉडकास्ट। लू चेन, तुम एक डिजास्टर हो। उसी वक्त सू वैन किंग आ गई। जब लूफी ने उसे देखा तो ऐसा था जैसे उसने अपना सबसे बड़ा सहारा देख लिया हो। वो रोता हुआ उसकी बाहों में जा गिरा। सिस्टर वैन किंग, मेरा करियर खत्म हो गया। ये सब मेरे भाई की वजह से हुआ है। सू वैन किंग ने उसे गले लगाया और उसे तसल्ली दी। जब उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें ठंडी डिसअपॉइंटमेंट और डिसअपियर से भरी हुई थी। लू चेन, बात करते हैं। वो मुझे बालकनी में ले गई। लू चेन, चलो एंगेजमेंट खत्म कर देते हैं। उसने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। मेरे दिल में कोई एहसास नहीं हुआ। मैं तो पहले ही ड्रीम में सोच चुका था कि वो ऐसा ही करेगी जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसने बिना किसी रहम के मुझे छोड़ दिया। अब अपनी हालत देखो। तुम मोटे और लेजी हो। तुम बहुत नैरो माइंडेड हो। तुम अपने ही भाई से बुरी तरह जेलस हो। ज़ोफी को देखो, वो बहुत हार्ड वर्किंग और सनी है। वो अपने ड्रीम के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है। तुम बिल्कुल भी मेरे लायक नहीं हो। तुम जी फैमिली के फ्यूचर सन इन लॉ की पोजीशन के लिए भी लायक नहीं हो। उसने ये बात बिल्कुल रैशनल तरीके से की। जब मैं अंधी थी मुझे लगता था तुम क्वाइट और सेंसिबल हो। अब मुझे पता चला कि तुम क्वाइट नहीं हो बल्कि ग्लूमी हो। तुम्हारा दिल में एक अगली मॉन्स्टर है। तुम अपने से बेहतर किसी को देख नहीं सकते। लू चेन, तुम मुझे सिक महसूस करवाते हो। ये आखिरी जुमला कहने के बाद वो बिना किसी रिग्रेट के मुड़कर चली गई। मैंने उसकी पीठ की तरफ देखा और अचानक कहा, सुन वैन किंग, तुम पछताओगी। आज तुम जिस चीज को छोड़ रही हो वो तुम्हारी जिंदगी में सबसे करीब आने का इकलौता चांस होगा। सू वैन किंग के कंधे एक पल के लिए सख्त हो गए, लेकिन उसने फिर भी मुड़कर नहीं देखा। लूफी भी अभी भी लिविंग रूम में सांस फुला कर रो रहा था। सू वैन किंग उसके पास गई और नरमी से बोली, ज़ोफी, डरो मत, मैं यही हूँ। वो लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी अच्छी नहीं है। चलो कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं। मेरे डैड के एक दोस्त स्टेंशी एंटरटेनमेंट के डायरेक्टर हैं। मैं कल तुम्हें उनके पास ले जाऊंगी। लूफी की आंखें चमक उठी। स्टेंशी एंटरटेनमेंट? ये चाइना की नंबर 1 और नंबर 2 एंटरटेनमेंट जायंट है। ये क्यूयू से 10 गुना बड़ी है। क्या ये सच है वैन किंग? बिल्कुल सच है। बस अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये दिलाने में मदद करूँ, लेकिन हमें इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करने का तरीका ढूंढना होगा। मैं ठंडी मुस्कुराहट के साथ सोचने लगा। मुझे सॉल्व करना चाहते हो, है ना? मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे सॉल्व करते हो। अगले
अगले दिन लूफी और सू वैनकिंग शेंगशी एंटरटेनमेंट गए और मुझे मेरे पेरेंट्स देखते रहे। उन्होंने मेरे रूम के बाहर लॉक भी लगा दिया। खाना देने के अलावा उन्होंने मुझे रूम से बाहर एक कदम भी रखने की इजाजत नहीं दी। मैं बहुत खुश था। इस अरसे के दौरान मैंने इस जेड पेंडेंट की एबिलिटी को बहुत ध्यान से स्टडी किया। मुझे पता चला कि इस एबिलिटी के रिवर्सल के लिए मेरी अपनी मेंटल स्ट्रेंथ खर्च होती है। हर बार जब मैं इस एक्टिवेट करता हूँ तो मैं कुछ देर के लिए थक जाता हूँ और रिवर्सल का इफेक्ट शायद मेरे और लूफी के दरमियान डिस्टेंस से रिलेटेड है। हर बार जब मैं इसे एक्टिवेट करता हूँ मेरी मेंटल स्ट्रेंथ का एक हिस्सा खर्च हो जाता है। इसकी कॉस्ट छोटी नहीं है। जितना ज्यादा डिस्टेंस कम होगा उतना ही इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हमारे दरमियान दीवार के उस पार 10 मीटर्स का डिस्टेंस हो तो इफेक्ट बहुत कम हो जाता है और इसमें एक डिले भी होता है। यकीनन डिस्टेंस ही की है, बिल्कुल उस लाइव ब्रॉडकास्ट की तरह। जब 7वीं बकेट पर इफेक्ट ट्रिगर हुआ था, अगर मैं उसके पास हूँ तो उसे पहला निवाला ही उल्टी करवा देगा। मुझे एक ऐसा चांस चाहिए जहाँ मैं उसके कांटेक्ट में लंबी देर तक रह सकूं और वो भी एक ऐसी ओकेजन पर जहाँ सबकी नजरें उस पर हों। मैं उसकी रेप्यूटेशन पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा ताकि वो दोबारा कभी वापस ना आ सके। शाम को लूफी और सू वैनकिंग वापस आ गए। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। डैड, मॉम, शेंगशी एंटरटेनमेंट ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। उन्होंने कहा कि मेरे वेट लॉस टिप्स बहुत टॉपिकल हैं। वो मेरे लिए एक रियलिटी शो बनाने वाले हैं। कौन सा शो? एक्सट्रीम कैलोरी। प्रोग्राम ग्रुप ने न्यूट्रिशनिस्ट और फिटनेस कोचेस को इनवाइट किया है। वो पूरे प्रोग्राम के दौरान लूफी की डाइट और बॉडी डेटा मॉनिटर करेंगे। वो इंटरनेट को ये प्रूफ करना चाहते हैं कि लूफी एक चूजन वन है, कि एक असली कैलोरी ब्लैक होल। पहला लाइव ब्रॉडकास्ट सिटी सेंटर के वांडे स्क्वायर में हुआ। वहाँ 100 ऑडियंस मौजूद होगी। मैं अपने रूम में ये सुनकर हिल गया। वांडे स्क्वायर लाइव ब्रॉडकास्ट, 100 ऑडियंस। क्या ये वही स्टेज नहीं है जिसका मैं ड्रीम देख रहा था? लूफी को भी शायद कुछ याद आएगा। वो मेरे रूम के दरवाजे तक आया और फख्र भरे लहजे में बोला, भाई क्या तुमने सुना? मेरी फेक कार वाली सस्पेंशन को पूरी तरह खत्म करने के लिए इस लाइव ब्रॉडकास्ट में मेरी बॉडी का सारा डेटा लाइव मॉनिटर किया जाएगा और स्क्वायर की बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। इस दफा मैं दिखाऊंगा तुम मुझे कैसे ट्रिक करते हो। प्रोसेस के मुताबिक सबसे पहले उसे इनिशियल बॉडी डेटा मेजरमेंट करना होगा। वो उस खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट पर खड़ा होता है। जल्दी ही डेटा एक सीरीज बड़ी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती है। उसकी हाइट 168 सेंटीमीटर है और वेट 45 केजी है। उसकी बॉडी फैट परसेंटेज 18.2% है। सारा डेटा परफेक्ट है। वहाँ मौजूद न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स भी इस डेटा की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि ये एक परफेक्ट मेटाबॉलिज्म सिस्टम है जो 100 साल से ज्यादा से मौजूद है। अगला हिस्सा आज की हाईलाइट है, एक्सट्रीम कैलोरी चैलेंज। स्टाफ आज की होस्ट को आगे ले आता है। एक तरफ हैमबर्गर है, फ्राइड चिकन है और फ्रेंच फ्राइज और कैलोरीज का एक ढेर। अब चैलेंज शुरू होता है। होस्ट की कमांड देते ही लूफी ने एक बीफ हैमबर्गर उठाया और अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर दी। वो बहुत तेज और एलिगेंट तरीके से खाता है। ऐसे लगता है जैसे वो फूड कमर्शियल शूट कर रहा हो। वो खाता जा रहा है और होस्ट के साथ इंटरएक्शन भी कर रहा है। वक्त 1 सेकंड में गुजर जाता है। लूफी, क्या तुम वाकई ये सारा फूड फिनिश कर सकते हो? ये कुछ भी नहीं है। मैंने अभी तक वर्कआउट भी शुरू नहीं किया। टेबल पर रखा फूड साफ नजर आने वाले तरीके से कम हो रहा है और लूफी बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। वो अब भी स्लिम और एनर्जेटिक है। बड़ी स्क्रीन पर रियल टाइम डेटा दिखाता है कि उसका वेट 0.1 केजी और भी कम हो गया है। पूरी ऑडियंस चीयर कर रही है। उसके पेरेंट्स उस पर फख्र कर रहे हैं। सू वैनकिंग उस पर और भी ज्यादा फख्र कर रही है। देखा तुमने लूचेन, ये है सच, ये साइंस है। तुम्हारे बेकार झूठ सच के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरी नजरें हमेशा स्टेज पर खड़े लूफी पर ही थी। मेरी पॉकेट में ड्रीम से भरी मेरी आंखें खुल गईं। लगभग वक्त आ गया था जब लूफी ने आखिरी पिज्जा उठाया। मैं स्टेज पर चला गया। मेरे इस एक्शन ने फौरन सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। सिक्योरिटी गार्ड मुझे रोकना चाहता था, लेकिन सू वैनकिंग ने उन्हें सुकून का इशारा दिया। शायद उसे लगा कि मैं स्टेज पर जाकर पब्लिक में लूफी से माफी मांगने वाला हूँ। वो मेरी शर्मनाक बेइज्जती देखना चाहता था। ये कौन है? ये इतना मोटा है। ज़ाओरैन लगता है लूफी का भाई है। मैं स्टेज पर चला गया। मैं सिर्फ 3 कदम के फासले पर लूफी के सामने रुक गया। लूफी ने मेरी तरफ देखा। ब्रदर, आप ऊपर क्यों आए? क्या आप समझ गए? क्या आप ऑडियंस के सामने मुझसे माफी मांगने वाले हैं? नहीं, मैं तुम्हें एक गिफ्ट देने आया हूँ। मैं उसे हंसते हुए देख रहा था। उसने कहा, मैंने उसे टच नहीं किया बल्कि उसके पाँव के नीचे रखे नाजुक इंस्ट्रूमेंट की तरफ इशारा किया। लूफी, क्या तुम दोबारा इस पर खड़े
खड़े होकर टेस्ट करने की हिम्मत करते हो? तुम क्या कह रहे हो? मैं अभी चैलेंज कर रहा हूँ। कौन सा टेस्ट? लुचेन, बकवास मत करो, नीचे आ जाओ। मेरी बात ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। लूफी के चेहरे का रंग फौरन बदल गया। वो बेख्तियार एक कदम पीछे हट गया। मेरा हाथ हमेशा डोर को पकड़े हुए था। वो जलना शुरू हो गया था। मैंने अपनी सारी ताकत और नफरत उसमें डाल दी। मैं इस दफा देर नहीं करना चाहता था। मैं चाहता हूँ कि यह यहीं इसी जगह फट जाए। क्या हुआ? तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही? मैं जानबूझकर रुक गया। क्या तुम कैलोरी ईटर नहीं हो? क्या तुम पैदा ही मोटा होने के लिए नहीं हुए? 20,000 कैलोरीज तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चुप हो जाओ। लूफी की आंखें खौफ से भर गईं। उसका पोस्चर ने सीन की एटमॉस्फेयर को यादगार बना दिया। ऑडियंस आपस में फुसफुसाना शुरू हो गई। मीडिया के कैमरे भी हम दोनों पर फोकस हो गए। इसका मतलब क्या था? मुझे भी समझ नहीं आई। मुझे लगा था वो किसी चीज की तरफ इशारा कर रहा था। सु वैनकिंग अब और बैठी नहीं रह सकती थी। वो स्टेज की तरफ दौड़ी और मुझे नीचे खींचने की कोशिश की। लुचेन, क्या तुम्हारा दिमाग खत्म नहीं हुआ? जिस लम्हे उसका हाथ मुझे छूने वाला था उसी वक्त सब कुछ हो गया। स्टेज पर खड़ा लूफी अचानक जोर से चीखा। उसके चेहरे पर हद से ज्यादा दर्द और खौफ नजर आ रहा था। उसकी लोअर बैक जोर जोर से हिलने लगी। सबकी हैरान आंखों के सामने वो एक बैलून की तरह था जो बहुत तेजी से फूल रहा था। उसका पूरा जिस्म दीवानगी की तरह फूलने लगा। सिर्फ कुछ सेकंड्स में वो मुझसे भी ज्यादा मोटा आदमी बन गया। हर कोई उस दीवानी आवाज से शॉक्ड हो गया। बिग स्क्रीन पर डेटा पागलपन की तरह जंप करना शुरू हो गया। 45,000 ग्राम्स, 60,000 ग्रामीज, 1,50,000 ग्राम्स, 18%, 35%, 55%, आखिरी नंबर 2,58,800 ग्राम्स था। बॉडी मास का 78.9%। इतना हैरत अंगेज नंबर की जान को खतरा हो सकता था। लूफी जमीन पर गिर गया और चीखने लगा, नहीं, ये मैं नहीं हूँ। ये सच है, ये मैं नहीं हूँ। मेरी बॉडी मुझे वापस दो, मुझे वापस दो। ऑडियंस बहुत गुस्से में आ गई। उन्होंने उसे झूठा कहा। सु वैनकिंग बिल्कुल शॉक्ड हो गई। उसे मेरी वो बात याद आ गई जो मैंने उसे पहले कही थी। उसकी आंखें डर और कंफ्यूजन से भरी हुई थी। पता चला कि वो सच था। उसके होंठ कांप रहे थे। वो बहुत देर तक मेरी तरफ उंगली करती रही और मैं बस भीड़ से भरे स्टेज के बीच खामोशी से खड़ा रहा। मैंने अपनी बॉडी में पहले कभी ना महसूस होने वाले हल्केपन को महसूस किया। मैंने नीचे देखा और खुद को देखा। मेरी कमर जो वाज़े तौर पर छोटी हो गई थी। मुस्कुराहट में बहुत खुलकर और बहुत खुशी से हंसा। मेरी आवाज ज्यादा बुलंद नहीं थी, लेकिन वो माइक्रोफोन के जरिए पूरे स्क्वायर में साफ सुनाई दी। लूफी, क्या तुम्हें अब भी अपना सक्सेसफुल मेडल पसंद है? लूफी ने अपना मोटी बॉडी और धुंधला चेहरा उठाया और मेरी तरफ घूर कर देखा। तुमने कर दिखाया। तुमने मेरा मोटापन मुझे वापस दे दिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ चला। अब मुझे समझ आ गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। क्या तुम्हें बहुत खाना पसंद नहीं था? क्या तुम्हें मुझे दर्द में देखना पसंद नहीं था? आज के बाद तुम जो भी निवाला खाओगे वो बिना हाइल तुम्हारी बॉडी पर ही बढ़ता जाएगा। इसका मजा लो मेरे अच्छे भाई। अपने 300 कैटीज के असली शान का मजा लो। उसके बाद मैं खड़ा हुआ और दोबारा उसकी तरफ नहीं देखा। मैं स्टेप बाय स्टेप स्टेज से नीचे उतर गया। सु वैनकिंग बहुत हैरान लग रही थी। वो दौड़कर आई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि लूफी वाकई दूसरों की बॉडी चुराने वाला चोर था। लुचेन, क्या हो रहा है? मुझे बताओ, ये सच नहीं है ना? उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस मंगेतर से वो हमेशा नफरत करती थी वो असल में बेकसूर विक्टिम था। मैंने उसके चेहरे पर पछतावा भरा हुआ देखा। मुझे ये बस बहुत बेकार लगा। मैंने उसका हाथ झटक दिया। मैं बिना पीछे देखे भीड़ के अंदर चला गया। मेरे पीछे लूफी की मायूसी थी। मेरे पीछे सु वैनकिंग की तकलीफ थी। मेरे पीछे पूरी दुनिया थी और मेरी दुनिया में बिल्कुल भी सुकून नहीं था।